ये है दुनिया का 5वां सबसे अमीर मुल्क नॉर्वे। ये कंट्री इतना ज्यादा अमीर हो चुका है कि इसकी 25% आबादी मिलियनेयर बन चुकी है। यहाँ के आम लोग भी पाकिस्तानी और इंडियन आम लोगों से कहीं ज्यादा अमीर हैं। यहाँ की जेलें ऐसी हैं जैसे हमारे यहाँ 5 स्टार होटल्स होते हैं। इस मुल्क को दुनिया के पीसफुल कंट्रीज में भी टॉप ऑफ द लिस्ट रखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुल्क शुरू से ही इतना ज्यादा अमीर और पुरअमन हुआ करता था। ये बात है 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी के आखिर में एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्थस ने बर्फ से ढके हुए इस मुल्क का दौरा किया तो इसने देखा कि यहाँ के लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे। पूरा मुल्क बर्फ में ढका होने की वजह से यहाँ खेती बाड़ी करना भी काफी ज्यादा मुश्किल टास्क था और यहाँ के लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद अपने लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त ही कर पाते थे। थॉमस के इस कंट्री से चले जाने के बाद यहाँ के हालात मजीद बिगड़ गए और नॉर्वे की इकोनॉमी बिल्कुल ही तबाह होकर रह गई। पूरे कंट्री में कहत फैल गया और लोग भूख से मरने लगे। इस वक्त यही लगता था कि शायद नॉर्वे इस सिचुएशन से कभी भी निकल नहीं पाएगा। लेकिन आखिरकार इतने बड़े बड़े चेंजेस कैसे हुए? कैसे नॉर्वे गुर्बत की जंग जीतकर दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आ खड़ा हुआ और आखिर कैसे ये कंट्री इतना ज्यादा डेवलप हो पाया? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानेंगे सच स्पीक्स की इस वीडियो में। सबसे पहले उन कंट्रीज पर एक नजर दौड़ाते हैं जिनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। इन कंट्रीज के पास दुनिया के 85% ऑयल रिजर्व्स हैं। ईरान, सऊदी अरब, रशिया, वेनेजुएला, इराक, कुवैत, यूएई और लीबिया। ये हैं वो 7 कंट्रीज जो ऑयल रिजर्व्स के लिहाज से दुनिया भर में फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर इन सब के कंबाइंड जीडीपी की बात की जाए तो वो पूरी दुनिया के जीडीपी का सिर्फ 8% ही बनता है। और इन कंट्रीज में से कोई भी कंट्री टॉप 5 तो छोड़ो, टॉप 10 अमीर कंट्रीज में भी नहीं आता। और दूसरी तरफ नॉर्वे दुनिया के अमीर कंट्रीज में टॉप 5 पर तो आता है ही, लेकिन साथ ही क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी अच्छे लाइफ स्टाइल के लिहाज से भी दुनिया भर में 4थे नंबर पर आता है। लेकिन अगर इसे इन कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जाए तो ये कंट्री ऑयल रिजर्व्स के लिहाज से इनसे काफी ज्यादा पीछे है और दुनिया भर में 13वें नंबर पर आता है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि दुनिया के ये बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स इतना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने के बावजूद नॉर्वे के लिविंग स्टैंडर्ड को टच भी नहीं कर पा रहे? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है इसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं ऑयल कर्ज। मतलब जब किसी कंट्री में ऑयल डिस्कवर होता है तो ऑयल डिस्कवर होते ही इस कंट्री के ऊपर पैसा पानी की तरह बरसना शुरू हो जाता है। वो मुल्क जितना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता जाता है इतना इसकी करेंसी वैल्यू में इजाफा होता चला जाता है। और फिर होता यह है कि मुल्क के आम शहरियों के लिए भी इम्पोर्टेड चीजें खरीदना खासा आसान हो जाता है। लेकिन इसके बाद होता है असल प्रॉब्लम शुरू। मतलब जब सभी लोग इम्पोर्टेड चीजें बाई करने लगते हैं तो इससे मुल्क की लोकल इंडस्ट्री आ जाती है मुश्किल में और लोकल इंडस्ट्रीज के एक एक करके बंद होने से मुल्क में बेरोजगारी की शरह दिन ब दिन बढ़ने लगती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि पैसा सिर्फ चंद लोगों के हाथ में आ जाता है और मुल्क के आम लोगों में फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ने लगता है और फिर इस कंट्री में आए दिन प्रोटेस्ट होने लगते हैं और मुल्क के हालात हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। पास्ट में लीबिया और वेनेजुएला के साथ भी कुछ इसी तरह हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्वे की तो ये ऑयल कर्ज नॉर्वे को इफेक्ट क्यों नहीं कर सका? तो इसके पीछे मेन रीजन ये है कि 19th सेंचुरी में नॉर्वे की पूरी इकोनॉमी सी ट्रेड पे डिपेंडेंट थी और क्योंकि नॉर्वे एक बहुत ही जबरदस्त पोर्ट लोकेशन थी इसलिए नॉर्वे से काफी सारे मिनरल शहरी जहाजों के जरिए यूरोप की तरफ जाते थे और सन 1900 की शुरुआत में ही नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा तजारती बेड़ा बनाने में कामयाब हो चुका था। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नॉर्दर्न सी का तकरीबन 30% ट्रेड अकेला नॉर्वे ही हैंडल कर रहा था। और इसके साथ एक बहुत ही अहम काम जो नॉर्वे ने किया था वो था पार्लियामेंट सिस्टम बनाना, जिसका मकसद था कि सियासी ताकत और पैसा किसी भी एक कंपनी या एक आदमी के हाथ में ना जा सके। इसके अलावा नॉर्वे को कुदरत की तरफ से एक और गिफ्ट भी मिला हुआ था और वो था सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम था और वो ये था कि इस वक्त नॉर्वे की 75% हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनीज गैर मुल्की थी और ये चीज नॉर्वे हुकूमत को खासा डिस्टर्ब कर रही थी। इसलिए आखिरकार हुकूमत ने ये फैसला किया कि नॉर्वे के नेचुरल रिसोर्सेज पर सिर्फ नॉर्वे के लोगों की ही मलकियत होगी। इसी सिलसिले में 1940 में नॉर्वे हुकूमत की तरफ से एक बिल पास किया गया जिसमें गैर मुल्की कंपनीज को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की ओनरशिप से रोक दिया गया। इसी दौरान नॉर्वे में जदीद ट्रांसपोर्टेशन पर भी काम हो रहा था। फिर नॉर्वे में रेलवे, जदीद सड़कों और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम लॉन्च होने की वजह से नॉर्वे की लोकल इंडस्ट्री को भी अच्छा खासा बूस्ट मिलने लगा। 1945 से लेकर 1970
1970 के दौरान इस मुल्क की GDP ग्रोथ थी 3.3%। उस वक्त मुल्क में टैक्स की शरह तो काफी ज्यादा थी, लेकिन हुकूमत टैक्स से जमा होने वाले पैसे को एजुकेशन, वेलफेयर और मुल्क की लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने पर खर्च कर रही थी। जिसकी वजह से हुआ ये कि 1965 तक मुल्क में बेरोजगारी की शरह तकरीबन न होने के बराबर रह चुकी थी। इस वक्त सिचुएशन ये थी कि मुल्क यूरोपीय ममालिक के बराबर आ चुका था, लेकिन अभी भी उस लेवल से काफी पीछे था जो नॉर्वे अब अचीव कर चुका है। लेकिन इस स्टेज पर आने के लिए भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा था और नॉर्वे की सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज होने वाली थी। 1969 में नेदरलैंड में ऑयल डिस्कवर होने के बाद माहिरीन के मुताबिक नॉर्थर्न सी के नीचे भी ऑयल मिलने के चांसेस काफी ज्यादा थे। इसलिए 1966 में फिलिप्स नामी एक कंपनी ने नॉर्दर्न सी में ऑयल की तलाश करने के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी, लेकिन मुसलसल 2 साल तक ड्रिलिंग करने के बावजूद इस कंपनी को यहाँ से कुछ भी न मिल सका। सब लोग मायूस होने लगे, लेकिन फिलिप्स कंपनी अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी और एक आखिरी कोशिश करने के लिए यहाँ फिर से काफी जोरों शोर से ड्रिलिंग शुरू कर दी गई। अब की बार इन्हें नाउम्मीद नहीं लौटना पड़ा और आखिरकार 1969 में नॉर्दर्न सी के नीचे बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर हो गए। ऑयल डिस्कवर होने के अगले 10 ही सालों में नॉर्वे ऑयल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज की दौड़ में काफी आगे निकल चुका था। ऑयल सेक्टर ने हजारों जॉब्स क्रिएट करना शुरू कर दी थी और मछलियां पकड़ने वाले ये शहर पेट्रोलियम पावर हाउसेस बनते चले गए। ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से मुल्क में मिलियंस ऑफ डॉलर्स आने लगे और मुल्क की तकदीर बिल्कुल ही बदलती चली गई। लेकिन ये तो दूसरे ऑयल प्रोड्यूसर्स मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी हुआ था, तो फिर क्यों वो नॉर्वे से पीछे रह गए और नॉर्वे ने ऐसा क्या डिफरेंट किया था कि ये मुल्क उनसे आगे निकलता चला गया? तो उसकी मेन वजह थी वो बिल ये हुकूमत ने पहले ही पास कर दिया था कि पैसा या ताकत मुल्क की किसी एक कंपनी या आदमी के हाथ में नहीं जाएगी और सारा पैसा लोगों के वेलफेयर पर खर्च किया जाएगा। जब इतना पैसा ऑयल से आ ही रहा था तो नॉर्वे भी दुबई और UAE की तरह टैक्स की शरह में कमी कर सकता था, लेकिन नॉर्वे हुकूमत ने यहाँ फिर से समझदारी का सबूत दिया और टैक्स का पैसा भी लोगों के वेलफेयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने पर खर्च कर दिया। यही नहीं बल्कि मुल्क के बाकी सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए भी हुकूमत ने 1990 में एक पेंशन फंड बनाया, जिसका मकसद था नॉर्वे में ऑयल सेक्टर्स को छोड़कर मुल्क के बाकी सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करना। यह प्लान भी सक्सेसफुल रहा और मुल्क की लोकल इंडस्ट्री भी तेजी से ग्रो करने लगी। रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त रहा और मुल्क से बेरोजगारी मजीद कम होती चली गई। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि ऑयल पर मुल्क की डिपेंडेंसी बिल्कुल ही खत्म हो गई और अब ये कंट्री बगैर ऑयल प्रोड्यूस किए भी चल सकता था। मुल्क के पेपर मेटल्स और मिनरल्स की एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ और नॉर्वे मिनरल्स एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज में भी टॉप ऑफ द लिस्ट में शामिल हो गया और दुनिया के चंद तरक्की याफ्ता कंट्रीज की लिस्ट में भी टॉप पर आ गया। यहाँ पर एक पॉइंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज नॉर्वे के पास थे वो दुनिया के कई और कंट्रीज के पास आज भी मौजूद है, लेकिन जो सक्सेस नॉर्वे को मिली दूसरे कंट्रीज इसको टच भी नहीं कर सके। तो मिलते हैं इस तरह के किसी नए एपिसोड में किसी नई शानदार वीडियो में।